हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग आ गए हैं फिर से जीएस डिस्कस करने के लिए। और ये आपकी जीएस की क्लास 2 होने वाली है, दूसरी क्लास है। जीएस की पहली क्लास हो चुकी है, इसके अलावा रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो गई है, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, और कल जो है वो आपकी मनीष सर ने साइंस की क्लास ली थी। ठीक है, तो अब ये सीरीज जो है वो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये क्लास किन लोगों के लिए है। तो भाई आपको बता दें, आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आरआरबी पैरामेडिकल के जितने भी पेपर हुए हैं 2025 में या उससे पहले, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड हर एक क्वेश्चन का हम लोग डीप में एनालिसिस भी यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो टोटल जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनेंगे, लगभग लगभग 5000 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर इतना आप कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो क्लासेस हैं वो सिर्फ आरआरबी पैरामेडिकल के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका यही जीएससी पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमने यहाँ पर चीजों को डिजाइन करके रखा है। जो एक्स्ट्रा में डिटेल में आप यहाँ पर डिटेल में आप जो ये देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। चाहे आप एमसीआरई में बैठो, चाहे आप आरआरबी पैरामेडिकल में बैठो, चाहे आपका एमपी ग्रुप 5 का कोई भी पेपर हो, एंड उसके साथ साथ में चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए बैठो, सभी में जो नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है वो सभी का सेम होता है। एलटी के लिए बैठो, चाहे आप नर्सिंग के लिए बैठिए, चाहे आप ईसीजी का पेपर दीजिए, फार्मासिस्ट का पेपर दीजिए, ओटी टेक्नीशियन का पेपर दीजिए, डायटिशियन का पेपर दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे होगे, जीएस सेक्शन हो चाहे मैथ सेक्शन हो, सभी का सेम रहता है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है नॉन टेक्निकल विल बी सेम फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सारे एग्जाम को टारगेट करके हम यहाँ पर ये सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ और चीजें यहाँ पर अनाउंस करी जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। जब आप एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसा क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपके लिए करवा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम में के पूछे हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार आपको दिखाते हैं। एमसीआरई में जब हमने पीवाई के क्वेश्चंस करवाए थे तो वहां के क्वेश्चन कहीं आरआरबी में पूछ रहा है, आरआरबी के क्वेश्चंस कहीं आपका एमपी ग्रुप 5 में जा रहे हैं, तो कहीं आपका बीएसएफ पैरामेडिकल में जा रहे हैं। तो हर जगह के क्वेश्चन जो है वो इधर उधर उठाकर ये चलते रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाई के क्वेश्चन करेंगे, एंड पीवाई के क्वेश्चन का डीप में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये एग्जाम का पूछा हुआ है। एमसीआरई 5 वालों याद रखना, आज का जो कंटेंट है देखना, सीधा सीधा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ये बात आप लिख कर नोट कर लेना। ठीक है, जब आपका दोबारा से पेपर होगा तो आपको फिर से स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, जैसे आपका अभी पेपर हुआ था उसमें हमने दिखाया था कि डायरेक्ट जो है पेपर से क्वेश्चंस, इवन मैथ और रीजनिंग तक के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो जहां पर नॉन टेक्निकल 30 नंबर का पूछा जाता है, तो 25 प्लस नंबर जो है वो आपका आएगा। आप सारी क्लासेस जो है वो कर लेते हो तो। ठीक है, देखो सभी सब्जेक्ट की एक एक क्लास हो चुकी है, अब दूसरी क्लास सब सब्जेक्ट की स्टार्ट होने जा रही है। तो अब आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जीएस की अलग प्लेलिस्ट होगी, मैथ की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, और रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, एंड इसके साथ साथ में साइंस की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे ही दूसरी क्लासेस सबकी आएंगी, प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बार बार आप लोग जो है पूछते हो पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हम आपको बता दें, पीडीएफ कंप्लीट क्लास जो हम यहाँ पर आपको करवाएंगे, उस कंप्लीट क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको एजुकेशन मसाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एजुकेशन मसाला टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जहां पर दो क्लासेस का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप देख लीजिए। और जैसे यहाँ पर क्लास होती है तो विद इन आपका 2 डेज, ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी। ठीक है, पहले आप क्लास को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद में आपको 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम हमने 2 दिन बताया है, आपको पीडीएफ जो है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, यही टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार बनाने के उद्देश्य से 2016 में कौन सा परिवर्तनकारी सुधार पेश किया गया। ठीक है, क्या बोला गया, विच ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस इन 2016 विद ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, तो ये किसके थ्रू आया था ये आपको बताना है। देखिए, वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन, ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष कर संहिता का आरंभ, या फिर राज्य के बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण, ठीक है, या फिर आपका वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी से जो है ये बात बोली गई थी। ठीक है, जीएसटी लागू किया गया था, एंड इसके साथ साथ में ये बात बोली गई थी।
अब जीएसटी पर क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो जीएसटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए जीएसटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन, सबसे पहले जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो एक बार देख लो। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा एंड सेवा एवं सामान एवं सेवा कर, ठीक है, सामान एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये जो है कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। हालांकि 2016 की बात थी, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आपसे ना लिया जाता हो, ठीक है। जो डायरेक्टली आपसे टैक्स लिया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्टली लिया जाता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो, जो आप सीधा डायरेक्ट पैसा सरकार को देते हो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये डायरेक्टली जो है वो सरकार का जाता है। बट जो जीएसटी होता है, ठीक है, जो आप जीएसटी देते हो वो किसी प्रोडक्ट पर आप दे रहे हो, ठीक है। तो जो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इस पर आप जीएसटी दोगे, और ये जीएसटी फिर कहाँ जाएगा? ये आपका जो है सेलर के पास में जाएगा, शॉपकीपर के पास में जाएगा, फिर वहां से ये तब जाकर जो है वो कहाँ पहुंचता है? गवर्नमेंट के पास में पहुंचता है। तो दैट्स वाई जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर, जैसे उत्पाद आपका वेट हो गया, सेवा कर को समाप्त करके एक राष्ट्र एक कर यहाँ पर लाया गया। मतलब बहुत सारे जो कर पहले हुआ करते थे उनको समाप्त करके लाया गया। बट बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी जीएसटी नहीं लगा है, जैसे कि आपका शराब हो गया, सारी बातें करेंगे। उसके साथ साथ में आपका पेट्रोलियम हो गया, तो इस पर अभी जीएसटी नहीं लगा है। जीएसटी की जो मैक्सिमम स्लैब है वो आप सब कुछ यहाँ पर देखोगे। अगर इन चीजों पर भी जीएसटी लग जाएगा तो फिर उसके जो प्राइजेस हैं, पेट्रोल हो गया चाहे आपका शराब हो गया, तो ये प्राइजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसा जीएसटी का प्रावधान है उस हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से अभी जीएसटी उन पर नहीं लगा है। तो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किन किन पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगा है, या इस पदार्थ पर जीएसटी कितना है और जीएसटी की स्लैब कितनी है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखना कि जो इसको लागू करने की जो तिथि थी वो 1 जुलाई 2017 थी। संविधान संशोधन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? तो ये आपका 101वां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल की। आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 279। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? जीएसटी के लिए आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना 279, ठीक है। 2 और 7 को जोड़ दो 9 आ जाएगा, 279A। इसमें जीएसटी परिषद का जो है वो गठन की बात होती है। 279 जीएसटी 1 जुलाई 2017, साथ में ही याद करना है और बाद में पीडीएफ से हमें रिवीजन करना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रगति की बात करते हैं, तो ये आपका जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी का। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री या आपका सेंटर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के जो है वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। पहला राज्य जो इंप्लीमेंट जिसने किया, पहला राज्य जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट करा वो था असम, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो जीएसटी के भाई यहाँ पर टोटल आप देख लीजिए, जीएसटी के 4 प्रकार हैं। जीएसटी के 4 प्रकार हैं। एक तो हो गया सीजीएसटी, मतलब कि सेंट्रल जीएसटी। सी का मतलब क्या हो जाएगा? सेंट्रल जीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी। एस का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेट जीएसटी। एस का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेट जीएसटी। फिर उसके बाद में आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखो, सी का मतलब क्या हो जाएगा? सेंट्रल, यानी राज्य के भीतर बिक्री होने वाला, केंद्र सरकार द्वारा ये वसूला जाता है। सेंट्रल का मतलब हो गया केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला सीजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला एसजीएसटी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला एस से स्टेट हो जाएगा, आई से इंटीग्रेटेड हो गया। तो दो अलग अलग राज्यों के बीच जब व्यापार होता है तो केंद्र सरकार द्वारा ये वसूला जाता है। दो अगर अलग अलग स्टेट हैं तो उसके बीच का जब होगा तो वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। आगे बात करते हैं यूटी जीएसटी। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी। जैसे स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, एंड ऐसे ही आपका ये यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी को टोटल कितनी है? 8 है, ठीक है। 28 राज्य हैं, 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरराज्यीय बिक्री पर जो है वो ये लागू होता है। अब मेन चीज आती है जीएसटी के स्लैब कौन कौन से हैं। तो जीएसटी के जो है स्लैब, एक तो आपका 0%, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 0% है। हालांकि ये प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा किस प्रोडक्ट पर कितना है, लेकिन हाँ ये पता होनी चाहिए जीएसटी की स्लैब कौन कौन सी है। एक 0% हो गई, ठीक है, 5% हो गई, 12% हो गई, 18% हो गया, और ये आपका हो जाएगा 28%। तो ये स्टार्टिंग में जीएसटी की स्लैब थी, स्टार्टिंग में जीएसटी की स्लैब थी, और अभी इसमें रिफॉर्म कर दिया गया है। देखो, ये जो है स्टार्टिंग में 4 स्लैब हुआ करती थी, लेकिन करंट टाइम में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया है, और ये करंट की चीज है तो आपसे पूछी जा सकती है कि वर्तमान में कौन कौन सी स्लैब है या फिर कौन सी स्लैब हटाई गई है। तो ये ध्यान रखना, जो आपकी ये 12% वाली है और ये 28% वाली है,
इन दोनों स्लैब को जो है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा एक नई इंट्रोड्यूस कर दी गई है 40% की। ठीक है, मेन चीज ये ध्यान रखना कि 12% वाला और 28% वाला ये जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कि पहले हमें पूरी थ्योरी पढ़ा दीजिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में जो है आगे की चीजें सीखेंगे, तो एक बेस्ट आपके लिए बैच है हमारा नॉन टेक्निकल का बैच, जिसमें आपको जीके जीएस कंप्लीट करवाई जाएगी, कंप्यूटर की भी क्लासेस होंगी, मैथ्स की क्लासेस हैं, रीजनिंग की भी कंप्लीट क्लासेस हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर पूरी क्लासेस हैं, उसके साथ साथ में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जहाँ पर आप जो है क्विज वगैरह कर सकते हो और अपना जो जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमने यहाँ पर नॉन टेक्निकल के आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब किसी भी एग्जाम में आप बैठो भाई, ऐसे भी बहुत सारे इसमें एग्जाम होते हैं, इवन इसके अलावा हिंदी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, किसी में हिंदी पूछ दिया जाता है तो किसी में कंप्यूटर पूछ रहा होता है। तो हमने सारे एग्जाम्स को टारगेट करके एक बैच यहाँ पर बना दिया है 799 रुपीज का। तो भाई इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका कंप्लीट सिलेबस जो नॉन टेक्निकल का है वो यहीं से कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की कोई भी नीड नहीं होगी। कंप्लीट सब कुछ डेटा जो आपको दिया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और जैसा पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर बेस्ड स्पेशल डेडिकेटेड आपको ये बैच मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने दूसरा बैच उठाया और उसी में आपको इनरोल करवा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेशल बैच है, वो भी नॉन टेक्निकल पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी कंटेंट होगा वो आपके एग्जाम, जो पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो पूछा जा रहा है उसी का लेवल देखते हुए एंड वही कंटेंट आपको इस बैच में देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेंगे, आप सीधा देखना। और यहाँ पर हम आपको दिखाते भी रहते हैं, जैसे ही कोई एग्जाम होता है कि हमारे कंटेंट से क्या क्या चीजें पूछी गई, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इवन इसके साथ साथ में 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा, और इतने कम प्राइस पर आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में आराम से पढ़ना है तो फिर आप इस बैच में इनरोल कर लीजिएगा, एंड उसके बाद में आपको नॉन टेक्निकल हमारे ऊपर छोड़ देना है। डेफिनेटली जो है वो आपका सिलेक्शन होगा नॉन टेक्निकल से। अगर 30 नंबर का वो आपका पूछा जा रहा है तो फिर 25 प्लस नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे इसी बैच से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक विधवा पुनर्विवाह, कौन सा जो समाज सुधारक है जो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, कौन सा समाज सुधारक जो है वो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किसने काम किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, ज्योतिबा फुले ने, या फिर रामस्वामी नायर, या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए ये किसका काम रहा है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया। इवन अपने बच्चे की जो इनके पुत्र थे उनकी भी जो शादी थी वो एक विधवा के साथ में कराकर यहाँ पर ये जो प्रथा थी उसको खत्म करने का काम किया। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ज्योतिबा फुले की, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की यहाँ पर स्थापना करी 1897 में। ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। चलो जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए हैं, ठीक है, धार्मिक सुधार को लेकर, वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख लीजिए, और किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट वाले जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, उससे रिलेटेड क्या क्या एक्स्ट्रा चीज है वो भी हमने यहाँ पर लिखी। सबसे पहली बात आती है आत्मीय सभा की, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में, किसमें, 1815 में। यहीं पर ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने करी, जो कि 1828 में है। दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि इस आंदोलन का मेन मोटिव क्या था, दूसरा इसका जो है चलाने वाला कौन था, तीसरा ये कि ये किस डेट में हुआ। ठीक है, डेट का मतलब है सन से। ठीक है, तो किस ईयर हुआ, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो सती प्रथा के उन्मूलन पर बात करी है, और मूर्ति पूजा और यहाँ पर बाल विवाह का जो है यहाँ पर क्या करा है, विरोध किया है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, जैसे कि पीछे क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वैसे ही बाल विवाह पर रोक के लिए किसने बात करी है, तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की जो यहाँ पर संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, उसके बाद में एमजी रानाडे भी जो है इनके साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक तरीके से बूस्ट किया या वायरल किया, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इनको लोकप्रियता, इस समाज को, ठीक है, इस संस्था को लोकप्रियता किसके द्वारा मिली, एमजी रानाडे द्वारा। ठीक है, 1867 में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह और जातिगत बंधनों को जो है समाप्त करना।
मेन चीज जहां पर होगी हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो है ध्यान रखना अंतरजातीय विवाह के लिए, ठीक है। तो ये हो गए। अब जैसा देखो एग्जाम का जो भी पैटर्न है, जैसे वो पूछ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके हुए मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसको प्रवर्तक कौन थे, देन उसका जो ईयर था वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे सत्यशोधक समाज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके कौन थे, ज्योतिबा राव फुले 1873 में, ज्योतिबा राव फुले 1873 में। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली इनका जो सबसे बड़ा मोटिव था वो महिला शिक्षा, सबसे बड़ा जो है महिला शिक्षा, एंड इसके साथ साथ में आपका गैर ब्राह्मण आंदोलन, ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये दो बातें जो है वो ध्यान रखना, किसके बारे में, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। आगे बात करते हैं यहाँ पर आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, और इनका जो सत्यार्थ प्रकाश था एक बहुत ही फेमस ग्रंथ, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। इसके साथ साथ में सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया, और सत्यार्थ प्रकाश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था, और इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना करी, जो कि 1875 ईस्वी में करी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्काट ने की। भारत में किसने की, ये एनी बेसेंट ने इसको भारत में लीड किया, ठीक है। तो ये 1875 में, दोनों ध्यान रखना भाई, 1875 में आपका ये भी है, आर्य समाज भी है, और थियोफिजिकल सोसाइटी दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके क्या हो जाएंगे 1875 ईस्वी में, ठीक। यहाँ पर जो है वो प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसमें पूछा जाता है वो बेसिकली यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके साथ साथ में किसने इसकी स्थापना करी। डेट हम याद रख लेंगे किससे, आर्य समाज से, क्योंकि दोनों का जो डेट है वो सेम ही है। आगे अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, और ये भी 1875 है। तो भाई 1875 तो डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1875 तीनों चीजों के लिए ध्यान रखना, एक तो आपका आर्य समाज हो गया, दूसरा थियोफिजिकल सोसाइटी हो गया, एंड तीसरा जो है वो आपका अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। और इन्होंने ही, सर सैयद अहमद खान ने ही यहाँ पर अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसको भी यहाँ पर स्टेब्लिश किया था, ठीक है। मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार और सामाजिक कुरीतियों का विरोध, मतलब मुस्लिम समुदाय को लेकर जो मेन काम किए हैं वो सर सैयद अहमद खान ने करे हैं। और यहाँ पर अलीगढ़, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है, बाद में यूनिवर्सिटी बनी, उसका भी स्थापना इन्होंने ही करी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में करी गई, ठीक है। और आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में जो है वो यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना करी। 1905 में ही यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डेट आपको ध्यान रखनी है और चीजों को इस तरीके से रिलेट करना है, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और किस टाइम पर, जब इधर आपका बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था, और 1905 में ही इसकी स्थापना हुई थी। अकाल रहा जनजाति कल्याण और आपका निस्वार्थ समाज सेवियों को यहाँ पर तैयार करना। मेन आपका यहाँ पर ये रहेगा, सिर्फ हमें ये याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में, और किस टाइम पर, यहाँ पर 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और करजन के टाइम पर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन ये हो जाएंगे ईवी रामास्वामी नायर, ठीक है, पेरियार, ये केरल से संबंधित है, ठीक है। रामास्वामी नायर पेरियार केरल से संबंधित है, और 1925 में, ठीक है, 1925, तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, 1925 में आत्मसम्मान जो है आंदोलन, ये रामास्वामी नायर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे एक बार और आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 बता चुके हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी में जो है वो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर उसके बाद में बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद थियोफिजिकल सोसाइटी हो गया, आर्य समाज हो गया, ये हो जाएंगे 1875 में। इसी के साथ ही 1875 में आप ऐड कर लेना मुस्लिम आंदोलन, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, तो तीनों जो है 1875 हो जाएंगे। और थियोफिजिकल सोसाइटी के लिए मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्काट, एंड उसके साथ साथ में आर्य समाज के यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, और यहाँ पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में करी गई एयू ह्यूम के द्वारा। ये जो है इसका पहला सचिव बनता है, ठीक है।
एंड उसके बाद पहले अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करी गई थी। एंड उसके बाद अभिनव भारत सभा की जो स्थापना है वो 1904 यानी बंगाल विभाजन से एक साल पहले, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। आगे बात करते हैं द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी स्थापना अभी जस्ट बताया गोपाल कृष्ण गोखले 1905, ध्यान रखना बंगाल विभाजन के टाइम पर, ठीक है। आगे बात करते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो होती है 1913 ईस्वी में। लाला जो है हरदयालाल और सोहन सिंह जो है भकना सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की बात करते हैं। देखो ये वन लाइनर चीजें हैं और फिक्स क्वेश्चंस हैं, पूछे ही जाएंगे इस पर, आप इस पर लगा लेना इंपॉर्टेंट मार्क कि दोनों स्लाइड से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एकदम सेलेक्टेड कंटेंट है, जो पूछा जाएगा सिर्फ वही आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। सिर्फ एक बार आपको यहाँ पर वीडियो के साथ में पढ़ना है, देन उसके बाद में पीडीएफ दी जाएगी एंड उससे आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, पीडीएफ में मिलेगा, परेशान मत होना, ठीक है। एकदम आप बोलोगे क्रीम वाला कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे बात करते हैं होम रूल लीग की। तो यहाँ पर 1916 सीक्वेंस से सारी चीजें लिखी हुई हैं। 1904 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, फिर उसके बाद में 13 में क्या है, 16 में क्या है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी जो है स्थापना करी। आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 ईस्वी में हुई मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। हरिजन सेवक संघ, तो यहाँ पर 1932, 23 का उल्टा कर देना 32, यहाँ पर हरिजन सेवक संघ आ जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो 1939, ठीक है। ये आपका 1900 चल रहा है, 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और आजाद हिंद फौज, तो यहाँ पर हो जाएगा रास बिहारी बोस। एक बार आपको यहाँ पर गो थ्रू चीजों को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पश्चिमी तटीय मैदानों को मैदान खंडों को सही ढंग से सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर जो है वो दे रखा है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम तट की यहाँ पर बात हो रही है, तो पश्चिम तट में कौन सा यहाँ पर दे रखा है सीक्वेंस से, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी तट हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। देखो ये इंडिया का मैप हो गया, तो सबसे ऊपर की बात करते हैं। ये देखो ये पहला, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया गुजरात तट, या इसको काठियावाड़ तट बोला जाता है। फिर उसके बाद में जो है वो आपका आता है कोंकण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोंकण। फिर उसके बाद में ये जो आपका 3rd नंबर पे लिखा हुआ है ये है आपका कन्नड़ तट, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कन्नड़ तट। सीक्वेंस से सारी चीजें दे रखी है। फिर उसके बाद में ये आपका हो जाएगा मालाबार तट, ठीक। मालाबार तट के बाद में इधर आ जाओ, इधर आपका ये हो गया उत्कल तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट। एंड उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 7th वाला कोरोमंडल तट, ठीक है, ठीक है। तो इधर वाले 5, 6, 7 ये तो हो गए, ये हो गए पूर्वी, क्योंकि ये आपका जो है वो पूर्वी हिस्सा है, तो ये पूर्वी तट हो गए। और इधर जो आपके ये 4 दे रखे हैं, इधर ये जो 4 दे रखे हैं ये हो जाएंगे पश्चिमी तट, ठीक है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट आपको समझ में आ गया। बस ये चीज ध्यान रखनी है कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका गुजरात हो गया ऊपर, गुजरात यानी काठियावाड़ तट हो गया। फिर उसके नीचे जो है वो आपका आता है कोंकण तट, गुजरात हो गया, फिर कोंकण तट हो गया। ये जो है ये आपका हो जाएगा कन्नड़ तट, ठीक। गुजरात काठियावाड़ तट हो गया, फिर कोंकण तट हो गया, फिर उसके बाद में ये आपका हो जाएगा कन्नड़ तट, ठीक है। और सबसे लास्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मालाबार तट, ठीक है। ये मालाबार तट, ये कहाँ के हो गए? ये आपके हो गए पश्चिम के, ठीक है। पूर्व के देख लो एक बार, पूर्व वाले पूर्वी तट के, ये तो आपका कौन सा तट हो गया? ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट। और पूर्वी तट में जो है वो सीक्वेंस आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा? उत्कल, सबसे पहले उत्कल। उत्कल के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? उत्तरी सरकार, ठीक है। उसके बाद में जो है वो आपका ये हो गया कोरोमंडल तट, सबसे नीचे आपका कोरोमंडल तट। और इधर जो है वो आपका मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट है और ये आपका क्या हो जाएगा? मालाबार तट। ये आपका कोकट हो गया, ये आपका जो है वो ये जो है कोंकट है, और ये आपका कन्नड़ है, और यहाँ पर जो है आपका गुजरात वाला है, ठीक है। चलिए पूरा यहाँ पर मैप बना हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप एक बार देख लो। जैसे गुजरात वाला जो है वो पश्चिमी, देखो पश्चिम और पूर्वी तो आपको समझ गए होंगे। पश्चिमी तट जो है वो आपके 4 हैं, पश्चिमी तट जो है वो 4 हैं, वो भी सीक्वेंस यहाँ पर दे रखे हैं। और पूर्वी तट जो है वो आपके पास में कितने हैं? 3 है, ठीक। अब मेन चीज ये है, देखो गुजरात तट है तो ये आपका गुजरात में ही रहेगा। कोंकण तट है जो आपका महाराष्ट्र और गोवा में रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो कन्नड़ तट है ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में। एंड इसका जो है एक्सपेंशन भी यहाँ पर दे रखा है, एक्सपेंशन भी आपको यहाँ पर दे रखा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उत्कल तट, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कल तट जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी और महानदी तक, स्वर्ण रेखा से महानदी तक जो है वो उत्कल तट है। तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि आपका उत्तरी सरकार वाला है, तो ये महानदी से कृष्णा नदी तक है, महानदी से कृष्णा नदी तक जो है वो आपका कौन हो जाएगा? उत्तरी सरकार। और कोरोमंडल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कोरोमंडल, तो ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल जो है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है, ये आपका कोरोमंडल बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक कोरोमंडल।
ये इस तरीके से, कहाँ से, कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी से जो है महानदी तक, कृष्णा नदी से महानदी, ऐसे आप इसको समझो। बस ये जो ग्राफ है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके से देखना। यहाँ पर जो है वो आपकी स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब इसको जो है वो महानदी, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। तो जहां से ये आपका कोरोमंडल तट स्टार्ट होगा वो कृष्णा नदी से लगा करके कन्याकुमारी तक, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में ये आपका उत्तरी सरकार हो गया, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी एंड महानदी, इसके बीच में जो है वो उत्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ग्राफ आपको ध्यान रखना, इधर ये पूर्वी वाला और उधर आपका ये पश्चिमी वाला। अच्छा, इसके बाद में कुछ और पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, तट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें केवल एक बात पूछेगा कि इनको सीक्वेंस से लगा दीजिए, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा पूर्वी तट है और कौन सा पश्चिमी तट है। पश्चिमी वाले 4 हैं, पूर्वी वाले यहाँ पर 3 तट है, ठीक है। अब मेन चीज ये है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्य तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 6100, एकदम याद रखना बिल्कुल, ठीक है। द्वीपों सहित पूछेगा तो लगभग 7500 है, ठीक। चलिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गुजरात है, ठीक है, जिसकी जो है कोस्टल लाइन जो है वो सबसे ज्यादा है। आगे जल में डूबा हुआ तट, ठीक है, जल में डूबा हुआ तट की बात करेंगे तो ये कौन सा बोला जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी जो तट है, ठीक है, पश्चिमी घाट बोल सकते हो, पश्चिमी तट जो है वो आपका क्या है, जलमग्न इसको बोला जाता है। आगे एस्चुरी बनाने वाला तट कौन है, एस्चुरी बनाने वाला तट कौन सा है, ये आपका पश्चिमी तट ही है। और एस्चुरी बनती किन किन नदियों से है, नर्मदा और ताप्ती नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदियां ही इधर आपका जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो यही एस्चुरी बनाती है। अब मानसून की जो पहली वर्षा होती है कहाँ पर होती है, ये मालाबार तट केरल में होती है। मानसून की पहली वर्षा, सीधा क्वेश्चन आता है, मानसून की पहली वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होता है मालाबार तट, ठीक है। ये है मालाबार तट, या कहाँ, ये कौन सा स्टेट है, आप बोलोगे केरल में है, ठीक है, कहाँ पर है, केरल में। तो मानसून की पहली वर्षा होती है वो यहीं पर होती है। ये मालाबार तट है, कहाँ पर है, ये आपका पश्चिमी पश्चिमी घाट में है। और इधर अगर बात करते हैं, ये वाला तट, ये है कोरोमंडल तट जो कि आपका पूर्वी घाट में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील जो है वो उत्कल, उत्कल उड़ीसा। चिल्का झील की स्थिति कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा उत्कल तट उड़ीसा में। उसके बाद में सर्दियों में वर्षा जो है लौटता मानसून, अभी ये जो मानसून की पहली वर्षा ये कहाँ होगी, ये केरल में होगी मालाबार तट पर। दूसरी बात आती है सर्दियों में जो वर्षा होती है वो लौटता हुआ मानसून जो है वर्षा करवाता है, ये कहाँ पर, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन, डायरेक्टली कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर कयाल बैक वाटर का जो तट है वो किसको बोला जाता है, ये मालाबार तट को बोला जाता है। मालाबार तट को, जो यहाँ पर मानसून में पहली वर्षा करवाता है, जो यहाँ पर मानसून में पहली वर्षा करवाता है मालाबार तट पर, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बैक वाटर यानी कयाल का तट बोला जाता है। इसरो का जो यहाँ पर सतीश धवन केंद्र है वो कहाँ स्थित है, ये पुलिकट झील पर है, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। पुलिकट झील पर है, कोरोमंडल तट पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। उत्तरी सरकार तट की जो सीमा है वो कहाँ से है, महानदी से लगा करके यहाँ पर कृष्णा नदी के बीच में। बस ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो आपको ध्यान रखना है, ये वाला ग्राफ जो है ध्यान रखना, ऊपर स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी, फिर महानदी, फिर कृष्णा नदी, इस तरीके से, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी सरकार की, तो महानदी से, और महानदी से यहाँ पर कृष्णा नदी, महानदी से कृष्णा नदी के बीच वाला। अब पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में देख लो। पश्चिमी तट में क्या है, सकरा मैदान है, प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पर जो पोर्ट हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं। एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का यहाँ पर निर्माण होता है और जल में डूबे रहते हैं। कौन से, पश्चिमी वाले, पश्चिमी वाले जो 4 हैं, ठीक है, अरब सागर की साइड वाले। पूर्वी तट की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी के साइड में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साइड में है। ये यहाँ पर क्या है, इनका चौड़ा मैदान है, और जहां पर भी नदियां समुद्र में मिलने से पहले चौड़े मैदान पर होती हैं तो वहां पर जो है वो आपका क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। तो वहां पर क्या बनता है, डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी पोर्ट बने हैं वो सारे के सारे कृत्रिम कृत्रिम है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल है, और ये सारे के सारे प्राकृतिक यहाँ पर बंदरगाह थे। आगे इनको बोला जाता है उभरता हुआ तट बोला जाता है, इनको इमरजेंट जो है वो तट बोला गया, जबकि ये जो है वो जल में डूबे रहे हुए तट होते हैं, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, इससे हटके आपको कुछ नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा हमने आपको यहाँ पर बता दिया इस तरीके से, ठीक है। जो इस बार स्लाइडें हमने यहाँ पर दी है उसमें बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से भी बेस्ट कंटेंट देने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। तो बस आपको ये करना है कि इनको याद कर लेना है, कैसे भी करके 2 बार 3 बार पढ़कर आप याद कर लेना। पीडीएफ के पीछे पड़े रहते हो, असली पीडीएफ लेकर उसका यूज तभी आप करोगे जब वो चीजें आपको याद हो पाएंगी, ठीक है। वरना पीडीएफ लेकर फोन में रखने का कोई मतलब नहीं है, मत लिया करो,
ठीक है, बार बार आप मांग रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अगर पीडीएफ से कभी भी हम क्वेश्चन पूछ दें तो उसका आंसर आप दिया करो। एंड हमें नहीं पता होगा कि आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि हाँ हमने आंसर दिया या नहीं दिया, या फिर सिर्फ पीडीएफ को रख लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर क्लास करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में फंस भी रहे हैं और वैसा कंटेंट आपको दे भी रहे हैं। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में भी हमें आपको यहाँ पर दिखा देंगे कि हमारे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, उसमें से भी आप देखोगे तो अगर हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं बट उसमें से भी सारे के सारे बच्चे सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है। सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे, हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई हमारा 30 में से 28 क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए गए, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे बच्चे 28 क्वेश्चन कर ही पाए। तो वही चीज है, लिमिटेड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेली हमारी यहाँ पर जीएस की क्लास आ रही है, नहीं, डेली यहाँ पर क्लास नहीं आ रही है, डेली एक ही क्लास हो रही है। बस उसको एक क्लास आपको यानी 24 घंटे में सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल, 24 घंटे में आपको नॉन टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ आपको एक घंटा आपको पढ़ना है, और वो भी आप उसमें 1.5x 2x लगा देते होगे। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है, बट जितना हम एक घंटा सिर्फ पढ़ रहे हैं तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं एटलीस्ट उतने आपको पता होने चाहिए। अगर उतना पता है तभी उसका कोई मतलब है। बाकी यहाँ पर हम दिखा देंगे हमारे इतने क्वेश्चन फंस गए और बिल्कुल एग्जाम्स बिल्कुल हमारे यूट्यूब स्लाइड से या पेड बैचेस से ही पूछा जा रहा है, बट उसमें आपका क्या फायदा अगर आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, आपको यहाँ पर हमारे साथ में आपको भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हम करवा दे रहे हैं, कंटेंट आपको दिए दे रहे हैं, जैसा पीडीएफ आप बोल रहे हो वैसा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट आपका 0। तो ये आपको भी यहाँ पर मेहनत करनी होगी। बार बार बोलते हैं, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, कोई भी हम क्लास करवाते हैं तो एक बार कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, हाँ ये कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बोले जा रहे हैं एक बार उनको हम बेकार राइटिंग में चाहे कैसे भी हो हम उसको 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का मतलब यह है कि लिखने से जो चीजें हैं वो याद हो जाती हैं, बस सीधी सी बात है, हमें याद करना है, नोट्स बनाकर सजाना नहीं है। नोट्स तो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जैसे आप बोलोगे वैसे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है, भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित दासीग्राम अभ्यारण्य, दासीग्राम अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजाति का घर है। देखो पीछे जो हमने क्लासेस करवाई हैं एमसीआरई के लिए, उसमें हमने यहाँ पर क्या करवाया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे कवर करे, अभ्यारण्य थे वो सारे कवर किए। अब इसके बाद में आपने देखा कि सिर्फ इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने सिर्फ अभ्यारण्य पढ़ ले कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ रहा है, उसने जम्मू कश्मीर बता दिया, उसके बाद में यह भी बता दिया दाचीग्राम अभ्यारण्य है। अब फंस गए आप। अभी तक आपने याद करा था कि दाचीग्राम जो अभ्यारण्य है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन ये बात उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दी। अब आगे आप क्या कैसे सॉल्व करोगे। तो वही चीज बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो आपको फ्री में दी जा रही है इसके लिए अलग से लोग यहाँ पर सीरीज निकालते हैं एंड उसके हजारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं दिए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, तो आप उसको समझो और वो भी फ्री में। ठीक है, तो अब ये चीज हमें देखो पता चला कि भाई सिर्फ इतने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे हमें डीप में भी पढ़ना है कि कहाँ किस अभ्यारण्य की कौन सी ऐसी चीज है जो फेमस है। अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ है, नेशनल पार्क, ठीक है, और ये सब है कहाँ, किस किस जो है वो स्टेट में है, ये तो सभी लोग पढ़ रहे हैं। बट उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि भाई बताइए जम्मू कश्मीर वाला जो दाचीग्राम अभ्यारण्य है वो किस प्रजाति का बेसिकली घर है, हिम तेंदुआ का, दरियाई घोड़ा का, और भारतीय बाइसन का, और एक सींग वाले गंडे का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ का। अब जरूरी नहीं है कि कल को यही क्वेश्चन पूछे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ ऐसा बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि एक सींग वाला गंडा, ऐसे एक सींग वाले गंडे पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई काजीरंगा जो है, काजीरंगा जो कि असम में स्थित है, बताइए किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। या फिर वो पूछ सकता है कि एशियाटिक लाइन के लिए गुजरात में कौन सा स्थित है, या फिर एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क बनाया गया है। या फिर ऐसे पूछ सकता है गुजरात में स्थित जो है वो गिर नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए उपयोगी है, या किस जानवर का यहाँ पर संरक्षण है। ठीक है, तो अब हमें यह भी ध्यान रखना है जहां की प्रजाति स्पेशल होगी उस प्रजाति के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। तो सारी इंपॉर्टेंट प्रजाति आप एक ही स्लाइड पर देख सकते हो। काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये काजीरंगा है कहां पर, असम में स्थित है। एक क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा, आप देख लेना कि किस लेवल की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बुक से उठाकर कंटेंट को डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भाई चैट जीपीटी से सारी चीजें यहाँ पर बना दी गई, भाई चैट जीपीटी को हम ये पहले प्रोवाइड करते हैं, आप बनाकर दिखा दो। अगर बोलोगे वन जीव अभ्यारण्य बना दो तो वो सिर्फ 4-5 वहां पर उठा देगा, जो भी उसको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, और उस तरीके से बना देगा। भाई हम यहाँ पर एक एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए क्वेश्चन, हमें ये वाला क्वेश्चन चाहिए, और उसके साथ साथ में उसमें यहाँ पर फिगर भी होना चाहिए।
तो ये डाटा जो इसके अंदर जा रहा है ये हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये वाला डाटा चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एशियाटिक जो शेर है उसके लिए प्राकृतिक आवास, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात। आगे यहाँ पर अगला, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र, भारत की बात नहीं हो रही, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एकमात्र तैरता हुआ यहाँ पर है केबुल लामजाओ, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ पार्क जो है वो आपका विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग, जिसको बोला जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, तैरता हुआ। आगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो हेमिस है, और ये कहां पर है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। आगे, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, जिम कार्बेट, जो हैली उत्तराखंड, इसको अब नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि इसके बीच से जो है वो रामगंगा नदी निकली हुई है। ठीक है, तो जिम कार्बेट बोले चाहे हैली नेशनल पार्क बोले, कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, चाहे ये रामगंगा नेशनल पार्क बोले, तो ये सारी चीजें एक ही हैं। आगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन, सुंदरवन ध्यान रखना, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो भी कहां बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है। किन नदियों के द्वारा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यहाँ पर बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब यही सुंदरवन जो है वो कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सारी चीजें देखो रिलेट ही करती हैं इस तरीके से। आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरियार अभ्यारण्य मुख्य रूप से, पेरियार अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के लिए फेमस है, तो ये ध्यान रखना, जंगली हाथी। ये पेरियार कहां पर है, केरल में। पेरियार कहां पर है, केरल में। और ये भी याद रखना, ये इसका स्टेट स्टेट एनिमल है, ये इसका स्टेट एनिमल है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सफेद मगरमच्छों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। सफेद मगरमच्छों के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भीतरकनिका, उड़ीसा। भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है, सफेद मगरमच्छ के लिए हो गया। एक सींग वाले गंडे के लिए असम काजीरंगा हो गया। उसके बाद में एशियाटिक लाइन जो है वो गिर गुजरात में हो गया। उसके बाद में सफेद मगरमच्छ के लिए ये आपका हो जाएगा भीतरकनिका, उड़ीसा में। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेरियार वाला केरल हाथी के लिए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार 2025 में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और चिकित्सा चिकित्सा डेटा में अंतर संचालन में सुधार के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था कार्यक्रम शुरू करता है, और इस कार्यक्रम का नाम क्या है। जो लेटेस्ट वाली योजनाएं हैं, उन लेटेस्ट योजनाओं पर जो क्वेश्चंस है वो जरूर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, 2024, 25, 26, मतलब 1-2 साल की जो पुरानी भी योजना है वो भी पूछी जा रही है। ठीक है, अभी एमसीआरई वाली एमसीआरई 5 में आवासीय योजना के बारे में बोला गया था, और हमने जो स्लाइड करवाई थी, जो हमने क्वेश्चन करवाया था योजनाओं वाला, पहला पहला हमने यहाँ पे लिखा था, जो भी टेबल एक प्रोवाइड करी थी उसमें टेबल में जो सबसे पहले नंबर पे आवासीय योजना का बारे में ही लिखा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर फंस रहे हैं, पूरी टेबल भी नहीं पढ़नी, पहला ही वहां पर सीधा डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0, भारत जो है वो आईडी स्वास्थ्य ग्रिड, और ये आपका डिजिटल हेल्थ केयर 2025, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक प्रसार, तो ये आपका हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0, जैसा कि आप थोड़ा बहुत इसमें नाम में भी देख सकते हो कि एक नई डिजिटल स्वास्थ्य यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक है, तो ये डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो रही है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजना जो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनको आप देख लेना। ठीक है, अब एग्जाम में पहला ही पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आयुष्मान भारत की हम लोग बात करते हैं, पीएम जय, आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो पीएम जय, ये जो है वो सालाना जो है वो 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की जो है वो बात करता है, कौन सा, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर पीएम किसान, पीएम किसान सम्मान निधि जो है ये किसानों को हर साल 6,000 रुपए की बात करता है, वो भी 3 किस्तों में। ठीक है, पीएम सम्मान कृषि योजना, देखो ये योजना का लाभ बहुत सारे लोग उठा रहे होंगे, लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसका भाई फुल फॉर्म बता दीजिए, या फिर फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, ऐसे बोलेगा कि ये योजना जो है जिसके फलस्वरूप जो है 6,000 रुपए आपको हर साल प्रोवाइड करे जाते हैं, वो योजना कौन सी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम आवास योजना, तो इस आवास योजना के तहत बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जन मन धन योजना, मन नहीं है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसमें जो है वो हर नागरिक का शून्य बैलेंस, जीरो बैलेंस का यहाँ पर खाता खोलकर
बैंकिंग सुविधाओं से उनको कनेक्ट करने के लिए ये चलाया गया कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएमयूवाई। पीएमयूवाई आजकल जो है वो हिंदी में नाम नहीं पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ऐसे पूछा जा रहा है, पीएम जय, ठीक है, पीएम किसान, ये आपका पीएम एवाई, पीएम जेडीवाई, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका पीएम यूवाई है, तो ये आपका उज्ज्वला है, और गरीब परिवारों के लिए महिलाओं को मुफ्त एलपीजी, तो एलपीजी उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला जो योजना है वो किसके लिए है, एलपीजी के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो विश्वकर्मा योजना में क्या है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कम ब्याज पर लोन और कौशल, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात है, किसमें, पीएम विश्वकर्मा योजना में, ठीक है। कल को जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फॉर्मेट आप देख लेना, जो कि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो यहाँ पर योजनाओं के बारे में बोलेगा कि भारत सरकार की फलानी फलानी योजना है, इस योजना में ये हो रहा है, इस योजना का नाम क्या होगा, ऐसे, ठीक है। तो जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नीचे लिखा हुआ है कि भाई इस योजना के बारे में जो दे रखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रेहड़ी पट्टी वालों के लिए, जो स्ट्रीट में जो यहाँ पर स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं, उनके लिए बिना गारंटी, ठीक है, लोन उपलब्ध कराने के लिए, कोई भी गारंटी नहीं है, उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है देखो, बिना गारंटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर लोन लेने जाते हो तो आपको वहां पर पहले कुछ देना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करते हो उसके बिहाफ पर, या फिर गोल्ड जमा करते हो तो गोल्ड लोन हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिना किसी गारंटी के जो कर्ज है उसको यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है, किससे, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक। आगे जो है पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, देश के 80 करोड़ से भी अधिक हर महीने मुफ्त राशन। ये राशन तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो फ्री में जो राशन मिल रहा है, लेकिन इस योजना का पूरा नाम नहीं आपको पता होगा, ध्यान रखना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर आप सोचो इस योजना पर इसी नाम से रिलेटेड अगर 2-3 नाम जस्ट मिलते जुलते दे दिए जाएंगे तो वहां पर आप फंस जाओगे, ठीक है, वहां पर फंस जाओगे कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसके लिए योजना का नाम पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका पूरा नाम है पीएम जेकेएवाई, ठीक है। ऐसे हमें ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यमुना नदी के तट पर स्थित है, कौन सा स्मारक जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, पंचमहल, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, जामा मस्जिद और ताजमहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ताजमहल। ताजमहल जो है वो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। चलिए अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्मारक हैं उनकी लोकेशंस देख लेते हैं, और उसको किसने बनवाया है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ताजमहल की, भाई ताजमहल जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, और ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, कौन, ताजमहल। आगे बात आती है किसकी, लाल किला की। तो लाल किला कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, ये भी जो है वो शाहजहां ने ही बनवाया था। लाल किला दिल्ली में हो गया, ताजमहल जो है वो आपका आगरा उत्तर प्रदेश में हो गया, ये भी शाहजहां ने ही बनवाया। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली, इसको जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था, लेकिन इसका जो काम कंप्लीट है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया, और स्टार्ट किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। आगे यहाँ पर सांची का स्तूप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके एग्जाम्स में आ भी चुका है। ये जो है रायसेन मध्य प्रदेश में है, लोकेशन पूछी जा सकती है, किसने बनवाया, अशोक सम्राट ने, सम्राट अशोक ने, ठीक है। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो है वो सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है, पुरी में है, और पुरी उड़ीसा, पुरी और उड़ीसा में स्थित है। राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क का, पुरी का सूर्य मंदिर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर चार मीनार की, चार मीनार की। तो चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार बनवाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मारक है, मतलब मिनिमम तो मिनिमम इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी स्मारक हैं, बट उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर हाल में पता ही होनी चाहिए, वो ये आपके सामने लिखी हुई है। आगे बात करते हैं हवा महल की। तो हवा महल जो है वो आपका जयपुर हो जाएगा, राजस्थान। इसको जो है वो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी रिसेंट का ही मामला है, जंतर मंतर पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो जंतर मंतर जो है वो किसने बनवाया था, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला जंतर मंतर किसने बनवाया था। अगर आपको पता है कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ बना हुआ है तो वो भी आप कमेंट करो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इसमें थोड़ी सी आप इसको सर्च करो खुद से क्वेश्चंस को, अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो सर्च करके सर्च करके फिर उसका आंसर कमेंट करो, ठीक है।
दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था, और वो जंतर मंतर क्यों बना है, क्या प्रोटेस्ट करने के लिए ही बनवाया गया था या फिर कोई और इसके पीछे रीजन है। तो इसको आप सर्च करो, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। कौन से वृक्ष खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी विश्नोई, सुनीता देवी, सुनीता विलियम्स, या जो है वो सविता देवी विश्नोई। तो ये अमृता देवी विश्नोई हो जाएगा। ठीक है, और इनके नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई के नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है। कौन सा वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखो, एक तो ये डायरेक्टली आपका पीवाईक्यू है, जितने यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखे हैं वो तो डायरेक्टली पीवाईक्यू ही है। दूसरी चीज, एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर ये बोल रहे थे कि अमृता देवी विश्नोई जी ने अपने प्राणों का जो बलिदान दिया था वो किस वृक्ष के लिए दिया था, कौन सा वो वृक्ष था, तो खेजड़ी का वृक्ष। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी बातों को। देखो खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करने के लिए किसने बलिदान दिया था, तो अभी आपने देखा कि अमृता देवी विश्नोई ने। ऐतिहासिक जो है खिजड़ी जो गांव है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान जोधपुर में स्थित है। खिजड़ी गांव जो है वो आपका राजस्थान जोधपुर में स्थित है। और ये जो खिजड़ी आंदोलन है ये आपका कब हुआ था, 1730। ये ध्यान रखना 1730 में ये आंदोलन हुआ था। खिजड़ी नरसंहार में केवल कितने लोगों ने यहाँ पर 363 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस शहीद के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये चीज ध्यान रखना, पर्यावरण से रिलेटेड और वन्य जीव से रिलेटेड जो है ये पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई के नाम पर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन जो है आपको पता होना चाहिए 1973। चिपको आंदोलन जो है वो 1973, इसके जो प्रमुख नेता थे, उत्तराखंड से चालू किया गया था, इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से यहाँ पर इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन जिसको अचिपको अचिपको आंदोलन, ठीक है, अचिपको मतलब इसी से मिलता जुलता नाम यहाँ पर दिया गया था, वो क्या था, अचिपको आंदोलन। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में। कब, ये 1983। अच्छा, 73 10 83, ये तो आपको ध्यान ही रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। चिपको आंदोलन जो है वो 1973, ये इंपॉर्टेंट ही है। इसके 10 साल के बाद 10 ईयर्स, कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में अचिपको आंदोलन, एपिको। ठीक है, मतलब चिपको से रिलेटेड ही यहाँ पर एपिको आंदोलन यहाँ पर 1983 में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख जो है नेत्री कौन थी, तो यहाँ पर मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी नाम आ जाएगा कि मेधा मेधा पाटेकर का जो नाम है वो किस लिए प्रसिद्ध है या उन्होंने किस फील्ड में अपना काम किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये प्रमुख जो है वो लीड कर रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अमृता विश्नोई इन्हीं के नाम पर जो है वो पुरस्कार भी दिया जाता है। ये राजस्थान से रिलेटेड थी, राजस्थान जोधपुर से। एंड उसके बाद में जो है, अच्छा ये जो आपका खिजड़ी गांव है उसकी बात हो रही है, ये राजस्थान का जोधपुर से है। उसके बाद इन्हीं के नाम पर आपका पुरस्कार हो गया। चिपको आंदोलन 1973 हो गया, एंड आज चिपको आंदोलन जो है 10 साल जोड़ लेना 1983 हो गया, जो कि कर्नाटक से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ के लिए जो है वो आपका मेधा पाटेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य विधानसभा चुनाव के बाद, राज्य विधानसभा चुनाव के बाद में 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के प्रमुख सीएम के रूप में किसने शपथ ली। इसका मतलब ये हो गया कि सीएम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा आपने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हम बता दें आपको, ये आरआरबी का। ठीक है, ये आपका आरआरबी का जो अभी मार्च में पेपर हुआ है, मार्च 2026। आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का पेपर था जो कि मार्च 2026 में हुआ है, तो ये अभी मार्च में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो जितने इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, सीएम की या फिर और अदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो अभी के लिए हमें यहाँ पर ये जो सीएम वाला पोर्शन है उसको अभी के लिए कवर कर देना है, क्योंकि भाई ये तो 5 साल के लिए बनते हैं। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है तब तो ये 5 साल के लिए ही बनेंगे, तब तक आपको यही ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट वाले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में जो बने हुए हैं उनको भी एक बार कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, देवेंद्र फर्नांडिस, देवेंद्र फर्नांडिस। ठीक, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में कौन कौन बने हैं उनको एक बार देख लीजिए। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर बात करते हैं, बिहार में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीत गई और वहां पर बनते हैं सम्राट चौधरी। ठीक, ये है सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम। उसके बाद में ये आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जो है वो जीती और वहां पर जो है बन जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। वहां के जो सीएम है वो कौन बन जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी। उसके साथ साथ में जो तमिलनाडु में स्टालिन थे उनको, उनकी भी छुट्टी हो जाती है और यहाँ पर बन जाते हैं विजय, थालापति विजय। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गए। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात हो रही है, ये तो हम अभी आपको क्वेश्चन करवा के आए हैं, ये पहले भी बन चुके थे, देवेंद्र फर्नांडिस। ठीक, आगे बात करते हैं, देखो इनके अलावा 3 ऐसे यूटी भी हैं। ठीक है,
पिछली जो है क्लास में हमने आपको बताया था कि 3 यूटी भी हैं जहां पर विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं, वहां पर सीएम नियुक्त किए जाते हैं सिर्फ 3 यूटीज में। 5 यूटीज में जो है वो डायरेक्टली जो है केंद्र सरकार का जो है वहां पर शासन रहता है। बट इन 3 यूटीज में पहला तो दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पांडुचेरी, इन 3 यूटीज में यहाँ पर मुख्यमंत्री भी अपॉइंट किए जाते हैं, यानी इलेक्शंस होते हैं वहां पर विधायक भी चुने जाते हैं। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे, रेखा गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे अमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला। कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो फिर उसी टाइप से आप नाम याद रख सकते हो। पांडुचेरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एन रंगास्वामी, ठीक है, पांडुचेरी में जो है वो एन रंगास्वामी, ठीक। चलिए आगे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर एन चंद्र नायडू बाबू, और अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, और असम के हेमंत विश्वा शर्मा, और बिहार, बिहार का तो हमने अभी बता दिया कि बिहार में अब कौन आ चुके हैं, सम्राट चौधरी, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपका विष्णुदेव हो गए। गोवा की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत, ठीक। गुजरात की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल, और हरियाणा में नायब सिंह सैनी, ठीक। चलिए हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, और झारखंड में हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन की यहाँ पर झारखंड में सरकार है, हालांकि अभी बहुत यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और आगे बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपका सिद्धारमैया हो गए। आगे केरल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पिनाराई विजयन, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश मोहनलाल यादव, और महाराष्ट्र में ये आपका क्वेश्चन ही आ चुका है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और मणिपुर, मणिपुर में जो है वो वीरेंद्र सिंह है। और मेघालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कानराड संगमा, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पर मिजोरम की, तो ये आपके लालदू होमा। और नागालैंड की बात करते हैं तो नेफ्यू रिक्यू। और उड़ीसा तो ये आपका मोहन चरण मांझी हो गए। और पंजाब की बात करते हैं तो भगवंत सिंह मान, ठीक। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, और सिक्किम में जो है वो प्रेम सिंह तमांग। और तमिलनाडु के जो है बदल चुके हैं, अब विजय आ चुके हैं। उसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं तो ये रेवंत रेड्डी हो गए। उसके बाद में यहाँ पर त्रिपुरा की बात करते हैं तो माणिक साहा, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर धामी। एंड उसके बाद में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का टिकट जो है वो कट चुका है। अब यहाँ पर कौन आ चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। तो ये जितने भी 28 स्टेट हो गए, उसके साथ साथ में जो 3 यूटीज हैं जहाँ पर सीएम अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो सारा कुछ हमने बता दिया, ठीक है। अब इनमें से आपको किस पर विशेष ध्यान रखना है, जो लेटेस्ट वाले हैं, जो लेटेस्ट वाले हैं इन पर ध्यान रखना है। बिहार से सम्राट चौधरी, पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी, तमिलनाडु से जो है वो स्टालिन को हटाकर थालापति विजय, और उसके बाद महाराष्ट्र से ये तो पूछा ही गया है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में ये 3 जरूर ध्यान रखना, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी स्लाइड से ज़्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच विवादों का निपटान करने का मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भारत सरकार और कोई भी अगर स्टेट है, 2 या 2 से अधिक स्टेटों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने का जो काम है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू दे रखा है, चलिए आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 131, ठीक है। आर्टिकल 131 में जो है वो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि भारत सरकार और अगर कोई भी 2 राज्य या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसको कौन सुनता है, कौन सुलझाता है, तो ये आपका हो जाता सीधा सीधा कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट ये किस आर्टिकल में दे रखा है ये आपसे पूछ रहा था, ये 131 में दे रखा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक चीजें देख रहे हैं, देन उसके बाद में जब ये बेसिक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे वही क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे के जो है थोड़े टफ क्वेश्चन, जैसे अब की बार आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, बेसिक आर्टिकल्स ले रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल के और भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हर बार जो आर्टिकल के क्वेश्चन होंगे वो बदलते रहेंगे, ठीक है। हर बार जो डेटा है वो बदलता रहेगा। जैसे अभी के लिए देखा जाए तो कोई भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया तो हमने उसको इस तरीके से करवाया, ठीक है। तो जब दोबारा से कोई नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है वो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि वही स्लाइड आपको बार बार देखने को मिलेगी, हालांकि आपको पता है 400 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार में नहीं, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर पहले बेसिक्स आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर कुछ और आर्टिकल पढ़ेंगे, दोबारा से क्वेश्चन आएगा तो कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो चलती रहेंगी। चलिए
तो पूरी सीरीज के साथ में आपको जुड़ना है, सारे के सारे जो क्लासेस हैं, मैराथन्स हैं, उनको आपको प्रॉपरली यहाँ पर देखना है, और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आपकी ये जीएस की क्लास आ रही है, उसके साथ साथ में जितनी भी आगे क्लासेस आती जाएंगी, प्लेलिस्ट जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक, चलिए अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कानून के समझ समानता की बात यहाँ पर होती है। आर्टिकल 21 में बात करते हैं, यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, और ये आर्टिकल किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे आपातकाल लग रहा हो चाहे कुछ भी, ये आर्टिकल नंबर 21 जो है ये आपसे नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 21A की बात करते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है, हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है, जो कि 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके साथ साथ में ये एज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 6 से 14 साल। 6 से 14 साल के लिए यहाँ पर फ्री एंड मैंडेटरी यहाँ पर एजुकेशन, किस आर्टिकल से? 86 आर्टिकल 2002, 86वें संविधान संशोधन से 2002। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, आर्टिकल 32, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल रेमेडीज। आर्टिकल 44 की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यहाँ पर आर्टिकल 44। ठीक है, राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, फोर्स नहीं कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था, अब फिर से पूछ रहे हैं कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो है वो कौन सा है, यूसीसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए अनुच्छेद 51A की बात करते हैं, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है। 51A में जो है वो 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य 11 यहाँ पर जोड़े गए हैं, और कहाँ से? 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, और इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किसको बोला जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को यहाँ पर बोला गया, जिसके तहत यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए और प्रस्तावना में भी यहाँ पर बदलाव किया गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की। 74 यहाँ पर मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए पीएम की अध्यक्षता वाली एक यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगी, किसको सलाह करने के लिए? राष्ट्रपति को यहाँ पर एडवाइस करने के लिए। आर्टिकल 110 में जो है वो मनी बिल है, आर्टिकल 110 में क्या हो जाएगा? मनी बिल, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकसभा में यहाँ पर पास किया जा सकता है, लोकसभा में ही यहाँ पर पेश किया जा सकता है मनी बिल। ठीक, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 324, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में दे रखा है आर्टिकल नंबर 324 में। आर्टिकल नंबर 368 में जो है वो क्या दे रखा है? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन जो यहाँ पर संशोधन हुआ, जैसे कुछ चीजें बाद में ऐड करी गई, जैसे कि आपका ये शिक्षा वाला, तो 86वां अमेंडमेंट जो हुआ वो 2002 में, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के अधिकार को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया और फंडामेंटल राइट बना दिया गया फ्री करके। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर ऐड करे गए, तो ये सब कुछ हो पाया आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू, क्योंकि इसमें दे रखा है कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, बस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के लिए विधानसभा की शुरुआत करी गई। दिल्ली में विधानसभा का मतलब ये हो जाएगा कि भाई दिल्ली में इलेक्शन हो, दिल्ली में विधानसभा बने, और दिल्ली में विधानसभा के सदस्य हो, यानी दिल्ली में एमएलए का इलेक्शन हो कुल मिलाकर, और फिर वहीं से दिल्ली में मुख्यमंत्री भी चुना जाए। ठीक है, तो ये दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों के लिए एक साथ करा गया था, एंड उसके बाद में जब ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बने, तो वहां पर जम्मू कश्मीर में भी यही नियम लागू कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ 3 यूटीज हैं, 8 में से टोटल 8 यूटी हैं, 8 यूटी में से सिर्फ 3 ऐसी यूटीज हैं जिनमें सीएम बनते हैं, 3 यूटीज सिर्फ ऐसे हैं जिनमें सीएम बनते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा दिल्ली पौंडीचेरी, पांडिचेरी यानी पुदुचेरी, एंड उसके बाद में जे.एंड.के, और इनके तीनों के जो सीएम हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो साथ साथ में एक ही अमेंडमेंट से बने थे, और जम्मू कश्मीर ये आपका बाद में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहला दे रखा है 69, 74, 61 और आपका 42, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 69। ठीक है, 69 यानी 69वां जो है संविधान संशोधन, उसके फलस्वरूप दिल्ली और पांडिचेरी दोनों को जो है वो विधानसभा यहाँ पर बनाने का प्रावधान करा गया था। 42वें वाले में हमने अभी आपको जस्ट बताया, 42वें वाले में 2 चीजें हुई थी, कौन कौन सी? 42 में जो है वो आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, उसके साथ साथ में यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को भी ऐड करा गया था, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51A आर्टिकल में। चलिए आगे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से।
69 में। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 1991 में दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा तथा विधानसभा और मंत्रि परिषद का जो प्रावधान है वो इसी से मिला। ठीक है, एनसीटी का जो दर्जा दिया गया वो इसी से मिला है, ये भी ध्यान रखना। दिल्ली को एनसीटी यानी दिल्ली राजधानी क्षेत्र। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। ये शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पर 9A और 12वीं अनुसूची का यहाँ पर प्रावधान करा गया। इसके साथ में 73वां भी हुआ था। 73वां ये भी आपका जो है 1992 में ही हुआ। और 73वां में ध्यान रखना यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हुई। जैसे यहाँ पर आपका शहरी स्थानीय निकाय है वैसे वहां पर ग्रामीण स्थानीय निकाय, जैसे यहाँ नगर पालिका बन रही है तो वहां पर ग्राम पंचायत बन रही है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत। और एक ग्राम पंचायत बनाने की सलाह भी दी जाती है, वो डीपीएसपी में देते हैं आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल आर्टिकल 40 में जो है, आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायत का एक प्रावधान करने का सजेशन दिया जाता है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, बाकी ये लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू। गांव में ग्राम पंचायत होगी। एंड 74वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू लागू किया गया था कि नगर में जो है आपका नगर पालिकाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है वोटिंग की जो एज 21 से 18 साल करी गई थी उसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 61वां। एक से हमने बताया था, याद रखना, 21 से 18 एज कर दी गई है। मतदान करने की जो 21 पहले एज हुआ करती थी उसको 18 कर दिया गया। किस संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन 1989 से। ठीक है, एंड उसके बाद में बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में 3 कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में 3 कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये आपका सोशलिस्ट, सोवरेन और आपका इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। और भाग 4A को मौलिक अधिकार में यहाँ पर जोड़ा गया। मतलब भाग 4A जिसमें मौलिक अधिकार दे रखा है उसको भी जोड़ा गया और प्रस्तावना में ये 3 शब्द यहाँ पर ऐड करे गए थे। किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू। ठीक, चलिए इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आपके संविधान संशोधन है। कुछ लेटेस्ट वाले भी दे रखे हैं, इनको एक बार जरूर से पढ़ना। ठीक है, इनको एक बार जरूर से पढ़ लो। पहला संविधान संशोधन जो है यहाँ पर भूमि सुधार के लिए था। ठीक है, देखो स्टार्टिंग की बात करें 1951 की बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत की बात है। तो सबसे पहले जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं होगी, सबसे पहले जो बात होगी वो खाने पीने की बात होगी कि भाई पहले बेसिक नीड तो लोगों के पास में पहुंचे। भुखमरी है, गरीबी है और बहुत ही हालत खराब है देश की। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर सुधार होगा? तो पहले सबसे कृषि क्षेत्र पर सुधार होगा। तो वहां पर सबसे पहले उसमें भी यह है कि सबसे पहले भूमि से रिलेटेड। तो पहला जो यहाँ पर संविधान संशोधन करा गया था 1951 में वो भूमि सुधार आंदोलन से रिलेटेड था। ठीक है, बात करते हैं अगला 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसमें क्या था कि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल नंबर 300A में डाल करके। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची जो है उसमें क्या दे रखा है? दल बदल कानून के बारे में बोला गया है कि कोई भी इस पार्टी से इलेक्शन जीतता है उसके बाद में दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, जैसे राघव चड्ढा ने जो है पार्टी बदल ली बट वहाँ पर उन्होंने उस कंडीशन को फॉलो किया। एक निश्चित मात्रा में जो है वो जितने भी मेंबर्स थे उनको साथ लेकर गए हैं, तब जा सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल आप चले गए, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रावधान करे गए थे, इसको आप ऐसे बदल नहीं सकते हो। 73वें संविधान की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 और 11 में यहाँ पर बातें जो है वो जोड़ी गई। अभी जस्ट हमने बताया था कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की बात हुई थी 73वें वाले में। और 74वें संविधान संशोधन सेम ईयर ही हुआ है, उसमें जो है वो नगर पालिका की बात हुई है। आगे यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन, ये तो भाई हुआ है आपका शिक्षा से रिलेटेड। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ दिया गया। 21 में दे रखा है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट किसी भी सिचुएशन में आपसे नहीं छीना जा सकता है। ठीक, आगे 101वां, तो 101 के बारे में हमने जस्ट पहली स्लाइड में ही बताया था। जो 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ है, इसमें जो है वो जीएसटी लाया गया। जितने भी छोटे मोटे टैक्स स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, सभी को हटा करके सिर्फ एक टैक्स यहाँ पर लाया गया जो कि था जीएसटी। ठीक, जो कि था जीएसटी। तो ये 101वें से आया है, जीएसटी 101वें से आया। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है 103वां 2019 में आया, ईडब्ल्यूएस। आजकल जितने भी आप देख रहे होगे गवर्नमेंट वैकेंसीज में जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, या फिर जो है आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, तो अब जो वैकेंसीज आती हैं वो
अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। एक तो आपका यूआर लिखा होता है, फिर उसके बाद में ओबीसी होता है, फिर उसके बाद में जो है वो आपका एससी होता है, एसटी होता है। अब 2019 के बाद से एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये 2019 से पहले ये कैटेगरी आपको नहीं दिख रही होगी। ये होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, आर्थिक वर्ग से कमजोर बालक। अब ये जो बालक हैं आर्थिक वर्ग वाले, ये सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सभी के लिए, सभी नहीं उसमें जा सकते हैं जो अनरिजर्व हैं। ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप समझ रहे होगे अनरिजर्व किन की बात हो रही है। तो उनके लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो है वो सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो अलग से इंट्रोड्यूस करी गई थी 2019 में। 2019 में इसका बिल आया था, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद में इनको 10% का जो है वो रिजर्वेशन मिला। मतलब यूआर वाला जो है वो ईडब्ल्यूएस में चला गया, और इनका जो रिजर्वेशन है वो कहने को जो है 10% है, बाकी है अच्छा खासा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 106 की बात करते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग सभी लोगों के मत हैं। फिलहाल जो है वो रिजर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, इसको हटाया नहीं जा सकता, कोई भी सरकार इसको नहीं हटा सकती है। ठीक, क्योंकि हर एक वर्ग के लोगों को समान साथ में लेकर चलना होता है। अब जो सबसे लेटेस्ट है 2023 वाला, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो है वो 33% आरक्षण यहाँ पर दिया जाने की बात है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या है कि लोकसभा में और राज्यसभा में, जितनी भी लोकसभा और बात करते हैं राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, मतलब कि ये जो आपके सांसद होते हैं, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, एंड उसके साथ साथ में जो विधायक होते हैं, उसमें 33% जितनी भी सीटें होंगी 33% जो है वो महिलाएं यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो महिलाओं को यहाँ पर सीट दी जाएगी। तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन 2023 में है। और अभी आपने लेटेस्ट दोबारा भी देखा होगा कि दोबारा से इस बिल पर फिर से बात हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने की भी बात हो रही थी, दोनों चीजें मर्ज हुआ कर रही थी। तो इसमें विवाद ये फंस रहा था कि दोबारा से जो ये बिल आया है अभी 2026 में, वो दोबारा से पास नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो सीट बढ़ाने की बात हो रही है लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, जो सीट बढ़ाने की बात हो रही है, ये लोग जो है ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं को सीट यहाँ पर दिए जाने की बात हो रही है, तो ये इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले आप सीट बढ़ा दो। अभी यहाँ पर इस क्षेत्र से सिर्फ एक ही सीट है, इस बात को समझना, इस क्षेत्र से, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र से सिर्फ एक ही सीट है। अब इस सीट पर जो ऑलरेडी में बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी में इस सीट पर बैठा हुआ है, जो किंग है, ठीक है, कायदे से तो ये जब नियम पारित हो जाना चाहिए था तो उसके बाद से ही ये नियम लागू हो जाना चाहिए था, बट अभी लागू नहीं है। तो ये जो सीट है, जितनी करंट टाइम में सीट है, उन्हीं सीटों में 33% आप बांट दीजिए, महिलाओं को वो सीट दे दीजिए। ठीक है, ऐसा विपक्ष का कहना है, जो कि सीट नहीं दी जा रही है। क्यों? इसका रीजन ये है कि भाई कोई भी पर्सन अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहा है। दूसरी चीज, अब ये इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इस बात को कि हमें महिलाओं को भी सीट देनी है और अपनी सीट छोड़नी भी नहीं है? तो उसके लिए ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं, यानी कि परिसीमन कर रहे हैं, यानी कि विधानसभा सीटें और लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ा रहे हैं। मतलब इसी पर्टिकुलर एरिया में अब एक सीट नहीं डलेगी, अब इसी पर्टिकुलर एरिया में दो दो सीटें आ जाएंगी। अब दूसरी सीट पर हम यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उसको बिठा देंगे। कहने का मतलब है फीमेल को सीट तो देंगे, लेकिन अपनी जो सीट है उसको खाली नहीं करेंगे। बट विपक्ष का ये बोलना है कि आप करंट सिचुएशन की बात करो, करंट सिचुएशन की बात करो, जिस सीट पर आप बैठे हो बस वहीं से इसको एक्टिवेट करो। जितनी सीटें हैं, जितने करंट टाइम में इतनी सीटें हैं, इन्हीं सीटों पर आप 33% महिलाओं को बिठा दीजिए, क्या दिक्कत है? बट वो चीज़ यहाँ पर करंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बैठे हुए लोग हैं, यही आगे जाकर जो विधानसभा की सीटों पे बैठा हुआ है वो आगे जाकर सीएम बन रहा है, और जो सांसद की सीट पे बैठा हुआ है वो आगे जाकर मंत्रिमंडल और जो है पीएम में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है जिस वजह से दोबारा से जो बिल हुआ था वो फेल हो गया था, पास नहीं हुआ। ठीक है, और भी उसमें रीजन थे कि साउथ के लोग यहाँ पर उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है, और जिस वजह से वहां पर सीटें भी कम बढ़ रही थी, दैट्स वाई जो है वो उनके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे रीजन की वजह से ये सब कुछ यहाँ पर बंद हो गया और ये जो है बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारी जो क्लास होती है वो खत्म होती है। एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन वीक है, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं हम मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे, पीवाईक्यू नहीं करेंगे, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एकदम थ्योरी कंप्लीट कर लें, आराम से पढ़ लें, तो भाई यही आपके पास बेस्ट टाइम है। अभी से आप तैयारी में जुट जाओ, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब तक आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, एंड बहुत सारी आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी। ये एक ऐसा बैच है जिसमें कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। हमने सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिए, जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, कंप्यूटर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जीएस में कंप्लीट क्लासेस, रीजनिंग में कंप्लीट क्लासेस, ये सब कुछ आपको क्लासेस के थ्रू मिलेगा। इसके साथ साथ में जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी वो अलग से होंगी। ठीक है, एंड
आपको यहाँ पर बता दें 15 महीने तक ये पूरा का पूरा बैच की वैलिडिटी आपके पास रहने वाली है। तो 15 महीने में आप कंप्लीट बैच भी कवर कर सकते हो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं उसको आप लगा सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम है आपको, आप लोगों के लिए। फटाफट से इसमें जुड़ जाइए। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है हमारा, उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर जो है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और पैरामेडिकल दो ऑप्शंस दिखेंगे, तो उसमें आपको पैरामेडिकल्स वाले में आ जाना है। जैसे पैरामेडिकल्स में आओगे उसके बाद में आपको नॉन टेक का ये बैच जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको एक नंबर भी दिया जा रहा है जहां से कोई भी आपका डाउट होता है तो उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। इसी के साथ ही हम इस क्लास को यहाँ पर ओवर कर रहे हैं और आपके लिए ये नंबर प्रोवाइड करा गया है, इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। लिमिटेड ऑफर है, जैसी वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसके बाद में कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो तैयारी पहले से स्टार्ट करता है उसका ही सिलेक्शन यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए तभी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा करने के लिए आपको अभी से आज से ही इसमें जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को शानदार लेवल पर लेके जाना है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप लोग बताइएगा और फीडबैक आप देते रहिए, उसी हिसाब से जो क्लासेस हैं उनको जो है आगे शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर से बताना। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो कि एजुकेशन मसाला नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि पैरामेडिकल के लिए, स्पेशल पैरामेडिकल के लिए नॉन टेक्निकल करवा रहा है, वो भी फ्री में। और सब कुछ जो है यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस पेपर जो है वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ में डिस्कस करा जा रहा है। कैसी लगी क्लास कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।